क्या एक जासूस कभी वाकई छुट्टी पर जा सकता है? अलार्म मूवी इसी सवाल से शुरू होती है। प्राग की लोकेशन पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, खून से लथपथ है और एक आदमी से भिड़ रहा है। लड़ाई लंबी चलती है और जो कमजोर पड़ने लगता है। ठीक उसी वक्त लारा वहां आती है और उस आदमी पर कहर बनकर टूट पड़ती है। दुश्मन को खत्म करने के बाद लारा का गुस्सा और प्यार जो पर निकलता है। वो दोनों लड़ते भिड़ते कांच की खिड़की तोड़कर नीचे आते हैं और तब जाकर ऑडियंस को रिवील होता है कि ये दोनों इस मिशन पर पार्टनर्स हैं और असल जिंदगी में एक कपल हैं। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और कहानी हमें 5 साल आगे ले आती है। अब मंजर बदल चुका है। हम लारा और जो को एक नए रूप में देखते हैं। वो अब सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक खुशहाल मैरिड कपल हैं। उनकी बातों की नरमी और एक दूसरे के लिए फिक्र से साफ पता चलता है कि उनकी जिंदगी सुकून से गुजर रही है। बातों ही बातों में जिक्र होता है कि आज उनके घर कोई खास मेहमान आने वाले हैं। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और रोलैंड अपनी पत्नी ब्रिजेट के साथ तशरीफ लाते हैं। ये चारों पुराने और गहरे दोस्त हैं। जब सब एक साथ डिनर टेबल पर बैठते हैं तो माहौल पुरानी यादों से भर जाता है। खाना खाते हुए बातों का सिलसिला शुरू होता है और हर कोई अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगता है। लारा बड़े प्यार से बताती है कि जो से उसकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी और वहीं ब्रिजेट भी अपने और रोलैंड के मिलने का दिलचस्प किस्सा सबके सामने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि जो और लारा यहाँ छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है और वो दोनों सिर्फ कमरे तक ही महदूद रहे हैं। जो की तबीयत में थोड़ी बेचैनी है। वो बाहर की फिजाओं का मजा लेना चाहता है। उसका दिल है कि वो आसपास के इलाकों को देखे, खास तौर पर वहाँ के घने और पुरअसरार जंगल की सैर करे। जो की ये बात सुनकर ब्रिजेट का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो फौरन कहती है कि वो भी इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहती है। लेकिन रोलैंड इस मशवरे से बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आता। वो साफ कह देता है कि वो होटल में ही रुककर आराम करने को तरजीह देगा। लारा भी रोलैंड की बात से इत्तेफाक करती है और बाहर जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर ब्रिजेट जो को हौसला देते हुए कहती है कि अगर बाकी लोग नहीं जा रहे तो क्या हुआ, वो दोनों अकेले भी जा सकते हैं। वो समझाती है कि उस जंगल में रोजाना कई लोग सैर के लिए आते हैं, इसलिए डर की कोई बात नहीं बल्कि बहुत मजा आएगा। जो उसकी बात मान जाता है और ये दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि लारा और रोलैंड होटल में ही पीछे रह जाते हैं। मंजर जंगल का है जहां जो और ब्रिजेट सैर कर रहे हैं कि तभी उनकी नजर एक परवाज करते हुए प्लेन पर पड़ती है। प्लेन के अंदर 2 पायलट अपने काम में मसरूफ होते हैं, मगर तभी पीछे से एक नामालूम शख्स नमूदार होता है और बेरहमी से दोनों को मौत के घाट उतार देता है। कंट्रोल खोने की वजह से वो जहाज तेजी से नीचे की तरफ आता है और एक धमाके के साथ जंगल के दरमियान क्रैश हो जाता है। उस क्रैश की दहशतनाक आवाज मीलों दूर तक गूंजती है। लारा जो होटल में थी वो भी इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखती है, जबकि जंगल में मौजूद लोग थर्रा उठते हैं। हादसा देखते ही जो और ब्रिजेट बिना वक्त जाया किए उस मलबे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी भागम दौड़ में एक अजीब बात होती है। लारा चुपके से इस सारे वाकये की खबर किसी मखसूस जगह या शख्स को भेज देती है जो उसके किसी मख्फी मंसूबे की तरफ इशारा करता है। जहाज के मलबे के पास पहुंचते ही जो फौरन हरकत में आ जाता है। वो वहां मौजूद भीड़ और ब्रिजेट से दरख्वास्त करता है कि वो सब इस जगह से दूर चले जाएं। आम लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि जो दरअसल एक खुफिया जासूस था जिसने 5 साल पहले अपनी इस पुरखतर बनिया को अलविदा कह दिया था और तब से वो एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसकी मौजूदगी ने उन लोगों को चौकन्ना कर दिया है। अब वक्त जाया किए बगैर जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए कई काली गाड़ियां तेजी से उस क्रैश साइट की तरफ बढ़ने लगती हैं, जो इस बात का इशारा है कि अब एक बड़ा टकराव होने वाला है। जो उस वक्त पायलट की लाश की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसकी नजर गले पर पड़ती है, उसे फौरन समझ आ जाता है कि इस शख्स से जोर जबरदस्ती कोई चीज चुरवाई गई थी। बिना देर किए वो पेट को चीर डालता है और अंदर से एक अजीब सा डिवाइस बरामद होता है। अचानक ही काफी सारी गाड़ियां वहां पहुंचने लगती हैं। जो जल्दी से उस डिवाइस को छुपा लेता है। वो और ब्रिजेट फौरन खड़े हो जाते हैं। उनके साथ एक और लड़की भी मौजूद है। गाड़ियों से तमाम लोग उतरते हैं। हमारी तवज्जो उनके सरबराह की तरफ जाती है, जिसे ओलिन के नाम से जाना जाता है। ओलिन वहां पहुंचते ही जो से पूछताछ शुरू कर देता है कि तुम लोगों का यहाँ क्या मकसद है। जो ये कहते हुए जवाब देता है कि वो जंगल की सैर कर रहे थे, सिर्फ टूरिस्ट्स हैं। प्लेन क्रैश होता देखा तो यहाँ आ गए और अब कानून के मुहाफिज का इंतजार में है। ओलिन लगातार सवालात करता रहता है, लेकिन ब्रिजेट खामोश रहती है, कोई भी जवाब नहीं देती। अचानक ओलिन अपनी बंदूक बाहर निकालता है और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाता है सीधा ब्रिजेट के सर पर। वो वहीं दम तोड़ देती है। अब ओलिन का रुख जो की जानिब होता है और वो आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। जो को अब पता चल गया है कि ये लोग सिर्फ उसी डिवाइस की तलाश में यहाँ आए हैं और किसी को भी जीता नहीं छोड़ना चाहते। जब थोड़ा सा मौका मिलता है, वो तेजी से वार करता है और उन सब पर गोलियां बरसा देना शुरू कर देता है। जैसे ही हालात उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं, वो फौरन जंगल के अंदर भाग निकलता है। गोलियों की ये आवाजें अब लारा तक भी पहुंच चुकी हैं। उसे अंदाजा हो गया
गया है कि सूरत हाल बिगड़ने वाली है। वो अपनी तैयारियां शुरू कर देती है। इसी दौरान उसके मोबाइल पर पैगाम आता है कि रेमंड खतरा में है और उसे महफूज रखना जरूरी है। लारा फौरन रेमंड को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी जानिब जो उन तमाम लोगों से मुकाबला कर रहा है वो तेजी से भाग रहा है, जबकि वो लोग बेतरतीबी से उसकी तरफ गोलियां चला रहे हैं। वो भी जवाबी हमला करता है, एक गाड़ी वाले को निशाना बनाता है और फिर गाड़ी चुराकर फरार होने की कोशिश करता है, मगर कुछ ही लम्हों में उसकी गाड़ी जाकर किसी दरख्त से जा टकराती है। गाड़ी की ये हालत है कि अब इससे फरार मुमकिन नहीं। जो को ये भी एहसास है कि पैदल जंगल से निकलना नामुमकिन है। अचानक उसकी नजर एक मोटर बाइक वाले पर पड़ती है। उसे गिराकर बाइक पे सवार हो जाता है और जंगल से दूर निकलने लगता है। मगर ओलिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो ताकीब जारी रखता है, लेकिन कुछ देर बाद जो कहीं गायब नजर आता है। ओलिन गाड़ी रोकता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा ख्याल है हमें तुम्हारी मालूमात नहीं? तुम्हारी तमाम तफसील हमारे पास मौजूद है, और ये भी कि तुम यहाँ तन्हा नहीं आए। जिस होटल में तुम ठहरे हो वहाँ तुम्हारे रफीक भी हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, अगर फौरन बाहर नहीं निकले तो हम सीधा होटल जाएंगे और तुम्हारे तमाम साथियों का खात्मा कर देंगे। लेकिन जो खामोश रहता है और बाहर नहीं आता। गुस्से में ओलिन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि होटल की सिम चलो और जो के सारे साथियों को निपटाना होगा। दूसरी तरफ लारा का मंजर है। वो भी एक मुखबिर है और जानती है कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। कभी भी हमलावर आ सकते हैं। सबसे पहले वो अपनी शक्ल सूरत तब्दील करती है। लारा के नाम से जितने भी कागजात हैं सबको आग लगाती है। जब वो वापस होटल की तरफ लौट रही होती है तो एक गाड़ी को रुके देखकर समझ जाती है कि ये लोग उसी की वजह से आए हैं। तेजी से कमरे में पहुंचकर रेमंड से कहती है कि पलंग के नीचे जाकर छुप जाओ, अब कुछ भी हो सकता है। एक और तरफ चेस्टर का मंजर है, जो पोलैंड की जानिब एक परवाज से आ रहा है। जब परवाज उतरने वाली होती है तो वो एक सुई निकालता है और पायलट को लगा देता है। उतरने के बाद वो अपने होटल के कमरे में ये देखने का इंतजार करता है कि पायलट के साथ क्या हो रहा है। पायलट बाहर आता है और होश खोते जमीन पर गिर पड़ता है। इसी वक्त जो एक दुकान में जाता है और सीधा अपनी तंजीम को कॉल लगाता है। जो उन्हें बताता है कि जिस डिवाइस की तलाश में तुम हो मेरे कब्जे में है। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि ओलिन नाम का शख्स भी इसी डिवाइस के दर पे है। निहायत खतरनाक इंसान है जिसने अब तक काफी लोगों की जान ली है। अगर तुम्हें वाकई ये डिवाइस दरकार है तो मेरे कहने पर अमल करना होगा। मुझे यकीन है तुमने चेस्टर को मेरे ताकीब के लिए भेजा होगा। उसे फौरन वापस बुलाओ। हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। मेरे और लारा के वजूद को हमेशा के लिए मिटाना होगा और मैं वो ड्राइव तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद हमें मालूम होता है कि 5 बरस कबल जो को ये जिम्मेदारी मिली थी कि लारा का सफाया करे, मगर जो ने उल्टा उसकी हिफाजत की और बाद में निकाह कर लिया। तब से तंजीम उसके दर पे है। जब तंजीम को पता चला कि लारा जिंदा है और दोनों मिलकर रह रहे हैं, डायरेक्टर फौरन चेस्टर को राब्ता करता है और उसे तस्दीक देता है कि ड्राइव जो के पास है। वो ये भी जाहिर करता है कि जो ने जिस लड़की से निकाह किया उसका नाम लारा है, जो 5 साल पहले भी तंजीम के लिए नुकसान थी। अब तुम्हारा काम है ड्राइव हासिल करने के बाद जो और लारा दोनों का खात। चेस्टर इस काम के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच ओलिन के आदमी एक मकान की तरफ रवाना होते हैं, वही मकान जहां लारा ने रेमंड को पनाह दी हुई है। जैसे ही वो लोग दाखिल होते हैं, लारा हमला बोल देती है। वो हर एक को ढेर करती जा रही है, कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ चेस्टर जो की जस्तजू में निकलता है। सबसे पहले उसी दुकान पर जाता है जहां से जो ने कॉल की थी, लेकिन जो कहीं नजर नहीं आता। हर कोने में ढूंढने के बाद थक हार कर अपने कमरे की तरफ लौट जाता है। जब वो कमरे में कदम रखता है तो हैरान रह जाता है, जो वहीं बैठा है। देखते ही चेस्टर कहता है कि तुमने खुद अपनी तबाही का रास्ता चुना है। तुम अलार्म के बेहतरीन एजेंट्स में शुमार होते थे, लेकिन एक लड़की की खातिर तुमने सब कुर्बान कर दिया। वो लड़की अब भी हमारे लिए खतरा है और हमारी तंजीम उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दो और तंजीम में लौट आओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तंजीम तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। जो ड्राइव तुम्हारे पास है वो किसी काम की नहीं, एनक्रिप्टेड है। चाहे जितनी कोशिश करो उसे खोल नहीं पाओगे। मेरे सुपुर्द कर दो उसे। जो कहता है कि मैं यहाँ ड्राइव की गुफ्तगू के लिए नहीं आया। जो लड़की तुम्हें खतरा महसूस हो रही है वो मेरी बीवी है और इस वक्त होटल में है। ओलन नाम का एक शख्स हमारे दर पे लगा हुआ है, निहायत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि वो होटल पहुंचकर लारा को नुकसान पहुंचाए। मुझे तुम्हारी हिमायत दरकार है। चेस्टर इनकार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो गुस्ल खाने की तरफ चला जाता है और एक सुई में दवा भरने लगता है। जो को शुबा होने लगता है कि चेस्टर जरूर कुछ छुपा रहा है। जब चेस्टर बाहर आता है तो जो फौरन बंदूक उसकी तरफ तान लेता है और पूछता है कि क्या छुपा रहे हो, हाथ दिखाओ। वो हाथ आगे करता है और एक सुई नजर आती है। चेस्टर दावा करता है कि ये सिर्फ बेहोशी की दवा है, कुछ और नहीं। जो सुई को दूर फेंक देता है, तभी दोनों की निगाह बाहर पड़ती है। ओलिन के लोग चारों जानिब फैल चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में। जो
चेस्टर से कहता है कि ओलिन के आदमी आ गए हैं, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इन्हें भी ड्राइव चाहिए और जब तक ये जिंदा हैं तुम्हारे पास ड्राइव नहीं पहुंच सकते। फिर ओलिन का मंजर आता है जो अभी तक होटल के अंदर मौजूद है। उसके आदमी उसे खबर देते हैं कि जो के ताकीब में गए तमाम लोग शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर ओलिन गजबनाक हो जाता है। इन लोगों ने जो के तमाम साथियों को यरगमाल बना रखा है। ओलिन ऐलान करता है कि मैं खुद जाकर उनका खात्मा करूंगा। वो वहाँ से रवाना हो जाता है। लारा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जब ओलिन अपने बहुत से लोगों को साथ लेकर निकल जाता है, लारा फौरन अंदर घुस आती है और हर एक को खत्म करती जा रही है ताकि अपने साथियों को आजाद करवा सके। ओलिन के आदमी एक एक करके आते हैं और लारा उन्हें रास्ता दिखाती जा रही है। उसने काफी लोगों को ढेर कर दिया है, लेकिन फिर भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जब लारा मुकाबला कर रही होती है, अचानक पीछे से कोई हमला कर देता है। वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये लोग उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। तभी ओलिन चेस्टर के घर के सामने पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके ज्यादातर लोग अभी भी बाहर ही खड़े हैं। वो उनसे सवाल करता है कि तुमने दोबारा अंदर घुसने की कोशिश क्यों नहीं की। वो जवाब देते हैं कि उनके पास बहुत खतरनाक असलहा है, अंदर गए तो हम सब निशाना बन जाते। ये सुनकर ओलिन और भी गुस्से में आ जाता है। वो 3 लोगों को गोली मारकर सबक सिखाता है और बता देता है कि तमाम लोगों को अंदर घुसना चाहिए था और अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंदर से जो ये सब कुछ देख रहा है। चेस्टर भी वहीं बैठा है। चेस्टर जो से कहता है कि औरतें हमेशा एजेंट्स की तबाही का सबब बनी है। तुम पहले ऐसे एजेंट नहीं हो जिसने एक लड़की की वजह से तंजीम छोड़ी। ऐसे बहुत से एजेंट्स हैं, मगर जिन्होंने भी ये किया उनका अंजाम कभी खुशगवार नहीं रहा। वो जो को अपनी बातों में मसरूफ रखता है और इसी दरमियान दोबारा सुई तैयार कर लेता है। फिर वो जो से कहता है कि क्या तुम मेरी कमर सीधी करने में मदद करोगे? मैं बुढ़ापा महसूस कर रहा हूँ और कमर में शदीद दर्द है। जब जो नजदीक आता है तो चेस्टर फौरन सुई लगाता है और जाहिर करता है कि मैंने गलत बयान किया था। ये बेहोशी की दवा नहीं बल्कि जहर है। कुछ ही वक्त में तुम्हारी मौत यकीनी है, लेकिन घबराओ नहीं। अगर तुमने मुझे बता दिया कि वो ड्राइव कहाँ है तो मेरे पास जहर का ताजियाना है। मैं वो तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। इस 1 घंटे में मुझे लारा तक पहुँचा लो। मैं उसका भी खात्मा करूंगा और मेरा काम मुकम्मल होगा। ये कहकर वो बाहर खंबे पर गोलियां चलाकर बिजली का निजाम खराब कर देता है और कहता है 1 घंटे में हमें लारा तक पहुंचना होगा। ओलिन ने बाहर से ये सब देख लिया है कि अंदर तारीकी छा गई है। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग कोई मंसूबा बना रहे हैं भागने का। वो अपने तमाम आदमियों को हुक्म देता है कि बेतरतीबी से गोलीबारी शुरू करो। अगर वो अभी भी अंदर हैं तो जिंदा नहीं बचने चाहिए। ये लोग गोलियां बरसाते हुए अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन वो दोनों भी तैयार थे और बेतरतीबी से जवाबी गोलीबारी करते हैं। लंबे अरसे तक गोलीबारी का सिलसिला जारी रहता है। इन दोनों ने मिलकर ओलिन के काफी आदमियों का सफाया कर दिया है। जब उन्हें महसूस होता है कि बहुत ज्यादा लोग अंदर आ रहे हैं तो चेस्टर एक बॉम्ब फेंक देता है। इस धमाके में बाकी बचे हुए लोग भी हलाक हो जाते हैं। ये देखकर ओलिन और भी शदीद गुस्से में आ जाता है। ये धमाका इतना सख्त था कि जो जमीन पर जा गिरा। जैसे ही वो गिरा, उसकी जेब से वो ड्राइव भी बाहर निकलकर गिर जाती है। चेस्टर फौरन उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। दूसरी जानिब ओलिन के लोग लारा को घसीटते हुए किसी और जगह ले जाते हैं और कुर्सी के साथ बांध देते हैं। वो उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो और किस तंजीम के लिए खिदमत कर रही हो। लारा जवाब देती है कि मैं किसी तंजीम की कारकुन नहीं हूँ। वो फिर पूछते हैं कि जो से तुम्हारा ताल्लुक क्या है। वो बता देती है कि जो मेरा शौहर है, मगर उन्हें यकीन नहीं आता। वो ड्राइव की जगह पूछते हैं। लारा कहती है मुझे कोई इल्म नहीं। अगर वाकई तुम्हारी कोई चीज गुम हुई है तो शायद मेरे शौहर के पास हो। तुम मेरा फोन लेकर उससे राब्ता कर सकते हो। ये लोग उसका फोन उठाते हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन को छूते हैं एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। लारा को दोबारा मौका मिल जाता है। वो एक एक करके उन्हें निशाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उनमें एक बहुत ताकतवर शख्स है। कभी वो लारा पर वार करता है तो कभी लारा उसे। इसी जंग में वो उसे चाकू भी मार देता है। लारा अब जख्मी है, फिर भी जंग जारी रखती है और उसे गोली मार देती है, मगर गोली खाने के बावजूद वो आदमी नहीं मरता। लारा कुछ लम्हे उसे घूर कर देखती है, फिर उसी के चाकू से उसका गला चीर देती है। दूसरी तरफ जो अब होशियार हो चुका है, उसे अंदाजा होता है कि चेस्टर ड्राइव लेकर गायब हो गया है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी हर तरफ ओलिन के लोग फैले हुए हैं। वो उन्हें एक एक करके खत्म करता रहता है। तभी ओलिन अचानक हमला बोल देता है। दोनों अब जमीन पर गिर चुके हैं। ओलिन उससे कहता है मुझे मालूम है तुम एक जासूस हो और किस तंजीम के लिए मेहनत करते हो। जो जवाब देता है तुम्हारा ख्याल गलत है। मैंने 5 बरस कबल उस तंजीम से रिश्ता तोड़ दिया था। मैं अब किसी के लिए भी काम नहीं करता। जो ओलिन से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें ये ड्राइव क्यों दरकार है। वो जाहिर करता है कि इसमें मेरे जैसे लोगों की तफसील मौजूद है। जब मुझे ये पता चला कि मेरी मालूमात एक ड्राइव में मुंतकिल हो रही है तो मैंने ही परवाज में दोनों पायलट्स का खात्मा करवाया। फिर मैं ये ड्राइव हासिल करने आया ताकि कोई मुझे गिरफ्तार न कर सके, मगर उससे पहले तुम ड्राइव लेकर गायब हो गए। अब बताओ कि ड्राइव कहाँ है। जो जवाब देता है कि वो चेस्टर के कब्जे में है। उसने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया है और ड्राइव लेकर निकल गया है मेरी बीवी को खत्म करने के लिए उस होटल की तरफ। ये सुनकर ओलिन कहता है कि मैं तुम्हारी हिमायत करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बीवी को बचा लूंगा और बदले में तुम वो ड्राइव मुझे दिलवाओगे। जो राजी हो जाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी हमें पता चलता है
कि चेस्टर की तंजीम के डायरेक्टर को इल्म हो गया है कि ड्राइव चेस्टर के हाथ लग गई है। इसके अलावा जो, लारा और ओलिन तीनों एक ही मुकाम पर हैं, जिनका सफाया बहुत जरूरी है। डायरेक्टर सबको हुक्म देता है कि उन्हें खत्म करो और ये लोग ड्रोन्स भेजते हैं ताकि सबको निशाना बनाया जाए। वहीं लारा अभी तक होटल में मौजूद है। उसे खबर मिलती है कि अमेरिकन ने उसे मारने के लिए ड्रोन्स रवाना किए हैं। लारा एक चालाकी सोचती है, जितनी भी लाशें यहाँ पड़ी हैं सबको एक टेबल के ऊपर जमा कर देती है और खुद टेबल के नीचे पनाह ले लेती है। अचानक ड्रोन से गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन लारा पूरी तरह महफूज है। तमाम गोलियां लाशों पर लग रही हैं। दूसरी जानिब एक ड्रोन जो और ओलिन के पास पहुंच जाता है और उन पर भी हमला शुरू कर देता है। जो कहता है हमें इस ड्रोन को खत्म करना होगा वरना ये हमारा सफाया कर देगा। वो निशाना लगाता है और गोली से बर्बाद कर देता है। तभी ओलिन उसकी तरफ बंदूक सीधी करता है और कहता है अब आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। मगर वो गोली चलाए उससे पहले लारा आकर उसे शूट कर देती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। अचानक दूसरे ड्रोन से हमला होता है और बगल का मकान धमाके में तबाह हो जाता है। दोनों दूर जा गिरते हैं और शदीद जख्मी हो जाते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि ये दोनों हलाक हो गए और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इन दोनों को देखते हैं समंदर के पास। ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तभी इनके पास चेस्टर आ जाता है। चेस्टर को देखने के बाद जो अपनी बंदूक फेंकता और कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें हमें मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चेस्टर कुछ कर पाता उससे पहले उसे चक्कर आने लगते हैं। तब जो उसे कहता है कि तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तुम होटल के अंदर थे तब मैंने तुम्हारी दवाई को बदल दिया था। जो जहर का इंजेक्शन तुम मुझे देने वाले थे वो मैंने तुम्हारी शराब के अंदर मिला दिया और जो इंजेक्शन तुमने मुझे दिया उसमें सिर्फ पानी था। अब चेस्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी जो उसे एंटीडोट दे देता है और कहता है मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हम दोनों एक साथ काम करें। तब चेस्टर भी इस चीज के लिए मान जाता है। वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। वो इन दोनों को कहता है कि हम तीनों यहाँ से साथ निकल सकते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।